देखो बच्चों, नीट यूजी 2020-22 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 2022 का क्वेश्चन नंबर 1। टू hollow conducting spheres of radii r1 and r2 where r1 greater than r2 have equal charge, the potential would be। देखो दो स्फीयर है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लिखा है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है दोनों। तो क्योंकि कंडक्टिंग है तो चार्जेस कहाँ रिसाइड करेंगे? सरफेस पे। याद है ना कि चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर चार्ज एकदम आउटर सरफेस पे होता है। तो हमने चार्ज बना दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, किसी मीडियम में नहीं रखा है तो मान लेते हैं कि एयर में, अंडरस्टूड बात है कि एयर में होगा। तो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है दोनों, एक का रेडियस r1 एक का रेडियस r2। तो पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल होता है kq अपन r, वेयर k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर में रखा गया है। तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो v1 का पोटेंशियल लिखो जरा, v1 का लिखोगे तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r1 हो जाएगा। और v2 का पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r2 हो जाएगा। अब जरा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q दोनों में सेम है, तो v जो है एक्चुअल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। यहाँ पे देख हम कह सकते हैं जब ये kq कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r कह सकते हो। तो जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका पोटेंशियल छोटा होगा। रेडियस बड़ा किसका है? r1 का बड़ा है, मतलब ग्रेटर दिया है। तो पोटेंशियल v1 का भी क्या हो जाएगा? v1 ग्रेटर देन v1 लेस देन v2 हो जाएगा। बोलो का है? क्योंकि r1 इतना ज्यादा है कि v1 को कम कर दिया, तो पोटेंशियल ऑन बिगर स्फीयर ज्यादा होगा। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो जिसका r बड़ा उसका v छोटा। ठीक, बताओ सही? हाँ बोलो। जिसका r बड़ा होगा, रेडियस जिसका बड़ा होगा उसका पोटेंशियल छोटा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस r1 का बड़ा है तो पोटेंशियल किसका छोटा होगा? v1, मतलब स्फीयर 1 का पोटेंशियल छोटा होगा। और हम यहाँ पे डबल लेस देन क्यों लगाएं? क्योंकि r1 ग्रेटर है, तो यहाँ पे v1 लेस देन v2 हो जाएगा। तो मतलब पोटेंशियल वुड बी मोर ऑन बिगर स्फीयर। बताओ सही? ऑप्शन डी हो जाएगा। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो विद्यार्थियों, इधर ध्यान दो, बाद में खेलना, पहले ये देखो। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन चेंज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 60 सेकेंड। द एंगुलर एक्सीलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज। क्वेश्चन ये है कि एक फ्लाई व्हील है ना, जो कि मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, चेंज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 60 सेकेंड। ठीक, तो हमसे एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा गया है। तो देखो एंगुलर एक्सीलरेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? देखो ω2 फाइनल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। बताओ ये फॉर्मूला याद है सबको? एनालॉजी होता है ना, v इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना, v इक्वल टू u प्लस ए टी। वैसा ही तो है, सेम, बस यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी होता है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा फाइंड करने को हमसे पूछा गया है, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। टी तो तुम्हें गिवन है ही, अल्फा निकालना है, बस ω2 ω1 निकालो। तो देखो ω1 निकलेगा कैसे? यहाँ पे 1200 आरपीएम है, तो 1200 आरपीएम को मैं अगर चेंज करूं तो क्या यहाँ पे 1200 डिवाइडेड बाई 60 आरपीएस लिख सकते हैं इन सेकेंड। ये मिनट में था, इन सेकेंड में हो गया। सॉल्व करोगे तो आएगा 0 से 1 0 कटेगा। बताओ आया? तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा अपना f1 हो जाएगा 20, तो ω1 कितना हो जाएगा? 2 पाई f1। तो इसका मतलब 2 पाई इंटू 20, मतलब कि 40 पाई आ गया अपना ω1, है ना, रेडियन पर सेकेंड। उसी तरह ω2 फाइंड करोगे तो 2 पाई f2 के जगह पे f2 पुट करो। अब f2 कैसे निकालोगे? तो 3120 है, तो यहाँ पे 3120 को डिवाइड करो 60 से, 0 से 0 कट गया, तो ये कटेगा 52, है ना, 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 2 पाई इंटू 52। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। रोटेशन पर सेकेंड मतलब कि, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना घूम जा रहा है, कितना राउंड मार दे रहा है? 52 बार। तो इसलिए 2 पाई इंटू 52 कर दोगे तो ये आ जाएगा 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये दोनों समझ अंडरस्टूड है कि रेडियन पर सेकेंड में लिखा गया है। तो ω2 है 104 पाई इक्वल टू 140 पाई। बताओ सही? 40 पाई प्लस का अल्फा निकालना है, 16 सेकेंड गिवन है।
तो 104 पाई माइनस 40 पाई इक्वल टू अल्फा इंटू 16। तो सो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 104 में से 60 घटाओ 64 हो जाएगा। 64 पाई अपॉन 16, तो सो अल्फा आ जाएगा अपना 16×64 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ सही, समझ में आया? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन है कोई? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 पाई और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तो गिवन था ही, तो अपना ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो रोटेशन पर मिनट को रोटेशन पर सेकंड चेंज कर दो, और रोटेशन पर सेकंड का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड, तो ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी तुम्हें मिल गया तो ओमेगा 1 2 पाई f1 कर दो, ओमेगा 2 2 पाई f2 कर दो, क्योंकि ओमेगा होता ही कितना है 2 पाई f होता है। समझ में आया? अब रीनीट दोबारा होगा, फिर से एग्जाम होगा नीट का, तो पढ़ना शुरू कर दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 सर्किट गिवन है यहाँ पे। देखो 3 सर्किट गिवन है, इन तीनों सर्किट में से बताना है कि इन द अबव सर्किट ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी सर्किट है, ठीक। नेम गिवन है, ए बी सी नेम गिवन है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 पीएन जंक्शन आर इक्वल इन, कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ये 2 पीएन जंक्शन है वो किस में इक्वल होगा? क्या सर्किट बी ओनली में, क्या सर्किट सी ओनली में, या बहुत सर्किट ए एंड सी में, कि सर्किट ए ओनली में? अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो देखोगे कि पहला वाला सर्किट, ये सर्किट और तीसरा सर्किट सी सर्किट, दोनों सर्किट एक ही जैसा है। ये पी एन, फिर यहाँ पी एन सीरीज में कनेक्टेड है, पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना, एन इसका एन निगेटिव से कनेक्टेड है ना, निगेटिव पोटेंशियल से, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे देखो एन पी फिर एन फिर पी, ये भी सीरीज में हो गया, और इसका भी पी देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहाँ पे भी था ये इधर पॉजिटिव ये निगेटिव, तो दोनों एक ही जैसा है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना, और दोनों एक ही जैसे है, तो मतलब इन दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम देंगे, है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 पीएन जंक्शंस आर इक्वल इन ए एंड सी, तो ए में और सी में दोनों में सही हो जाएंगे, तो अपना ऑप्शन कौन हो जाएगा? बोथ सर्किट ए एंड सी, क्योंकि दोनों एक ही जैसे है। देखो ना पी एन दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये भी दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, एन पी, इसका भी पी एन कनेक्टेड है निगेटिव से, पी कनेक्टेड है पॉजिटिव से, इसका भी पी कनेक्टेड है पॉजिटिव से, एन कनेक्टेड है निगेटिव से, इस कारण से ए और सी में दोनों में, और दोनों सीरीज में भी है, इस कारण से बोथ सर्किट्स ए एंड सी गिव सेम पोटेंशियल ड्रॉप। नोट करो जल्दी से, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द 2 एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड। एक रिजिड रॉड है ये ऑफ लेंथ 10 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास। ये जो रिजिड रॉड है उसका मास नेग्लिजिबल दिया है, मतलब मासलेस है, ठीक है, पर रिजिड है। रिजिड रॉड के एक इस एंड पे 20 kg, इस एंड पे 10 kg एक मास लगा रखा है। तो हमसे पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, COM सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मास इज। यहां से इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पूछा गया है। रॉड 1 डायमेंशनल होता है तो मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे रखा गया हो, तो चलो एक COM निकालते हैं। एक COM कितना होता है? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। बोलो सही। यहीं पे ओरिजिन ले लो, जो m1 है 10 kg, क्योंकि पूछा 10 kg से, सिस्टम फ्रॉम 10 kg मास, तो मान लो यहीं ओरिजिन ले लेते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में हम सेंटर ऑफ मास बताएंगे, तो यहाँ पे ओरिजिन ले लो। ये हमने बना दी ओरिजिन 0, ओरिजिन हो गया। तो ये इसका कोऑर्डिनेट लिखो, कितना हो जाएगा? d,0 हो जाएगा। बोलो सही। एक्स एक्सिस में लिया गया है, वाई एक्सिस है ही नहीं कुछ। क्या d,0 होगा? ये वाई एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस ले लो, तो एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट d,0 होगा। हमको सिर्फ एक COM चाहिए, तो सिर्फ ये हो जाएगा अपना 0,0, ये हो जाएगा d,0। आओ तो m1 x1 कितना हो जाएगा? m1 10 kg था, तो 10 इंटू x1 कितना है? x1 तो 0 है, तो 0 रख दो, क्योंकि ओरिजिन उसी को मान लिया हमने, ठीक। प्लस का m2 कितना है? 20 kg, और इंटू d ले लो अपॉन m1 प्लस m2, तो 10 प्लस 20, तो कितना आ गया? एक COM 0 हो जाएगा, तो 20 इंटू डी, और डी का वैल्यू कितना दिया है? 10 मीटर, तो यहाँ पे रख दो 10 अपॉन यहाँ पे लिख दो कितना? 30, 20 10 30, तो 200 डिवाइडेड बाई 30 मीटर, तो कट के कितना आएगा? 20/3 मीटर। तो 100 रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इक्वल टू कितना 20/3 मीटर फ्रॉम 10 kg मास। बोलो सही, समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ बाई कन्वेक्स लेंस हैज रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच। एक बाई कन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस दोनों के तरफ का R1 R2 दोनों बराबर है। क्या है? R1 R2 दोनों 20 सेंटीमीटर के बराबर है ना, इक्वी कन्वेक्स है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, मतलब ये जो n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, वो 1.5 गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है। द पावर ऑफ लेंस इज, पावर बताना है, तो पावर कितना होता है? पावर P इक्वल टू 1/f। अगर 1/f हम फाइंड कर लिए तो हमारा पावर निकल आएगा। और 1/f कैसे फाइंड करें? तो याद करो, एक फार्मूला होता था लेंस मेकर फार्मूला, 1/f इक्वल टू n-1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, यही होता है लेंस मेकर फार्मूला। n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो मीडियम एयर है तो सीधा डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे n कितना गिवन है? 1.5, तो 1.5 माइनस 1/R1। R1 पॉजिटिव का होगा, तो यहाँ पे R1 दो सरफेस है ना, एक सरफेस ये दूसरा सरफेस ये, तो R1 पॉजिटिव का होगा तो डायरेक्ट R लिख दो, है ना, सेम है। तो और माइनस का यहाँ पे ये R2 जो होगा और निगेटिव का होगा, है ना, ये R1 सरफेस, ये R2 सरफेस, तो R2 निगेटिव में होगा तो माइनस का R लिख दो। बताओ सही? 1/R1 माइनस 1/R2 करोगे तो माइनस का R हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो निकलेगा ये 1/2, क्योंकि ये 1.5 है, 1.5 में से 1 चला गया तो आधा बचेगा, 1/2 इंटू का, अब ये 1/R प्लस का ये हो जाएगा 1/R, तो आ जाएगा 1/2 इंटू का 1/R 1/R 2/R हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वल टू आया 1/R। और R है कितना? 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो R इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो हो जाएगा 0.2 मीटर। अब रख दो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 0.2 मीटर, तो 10 यहाँ हो जाएगा 2, 5 डायोप्टर। बताओ सही? 1/f कितना आया? 1/f इक्वल टू 5 डायोप्टर, और 1/f ही तो होता है पावर, तो सब पावर इक्वल टू प्लस का 5 डायोप्टर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। बोलो सही? आ गया? नोट करो। समझ में आया ना? पावर होता है 1/f, तो 1/f निकालना है तो हम यहाँ से 1/f डायरेक्ट लिखा हुआ था लेंस मेकर फार्मूला से, n-1 1/R1 माइनस 1/R2। R1 पॉजिटिव में होगा, है ना, दो देखो इधर से रे जाएगा तो फर्स्ट इंसिडेंट इस पे होगा, तो ये R1 सरफेस हुआ, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उस तरफ, तो वो पॉजिटिव कहलाता है। सेकेंड सरफेस ये कहलाएगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, तो अपोजिट आ रहा है ना, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट आएगा तो निगेटिव कहलाता है, इसलिए माइनस का R लिख दिए। दोनों को सॉल्व करोगे तो 1/2, और ये 1.5 है, ये 1 है, 1.5 माइनस 1 जाएगा तो 0.5, 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हो। सब प्रॉपर समझ में आ रहा है ना? ठीक, नोट करो। आजा, नोट करो हम साइड हो जा रहे हैं। आजा माहिया सोनिए तेरे फिर से भी। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ अ हाईली विस्कस लिक्विड। एक स्फेरिकल बॉल को एक हाईली विस्कस लिक्विड में ड्रॉप किया गया। ड्रॉप मतलब ऐसे छोड़ दिया गया, ध्यान से सुनो, एक हाईली विस्कस लिक्विड में एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, ऐसे ड्रॉप कर दिया गया। द कर्व इन द ग्राफ्स ऑन which represent the speed of the ball v as a function of time t is। अब इधर एक ग्राफ दिया है, उनमें से कौन सा ग्राफ सही रिप्रेजेंट कर रहा है उस बॉल की स्पीड और टाइम से, मतलब है ना, उस बॉल की स्पीड टाइम ग्राफ हमसे पूछा गया है कि कौन सा होगा, क्या बी सही होगा, कि ए वाला ग्राफ सही है, कि सी वाला ग्राफ सही है, कि डी वाला ग्राफ सही है। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा तुमको पढ़ना पड़ेगा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ते थे हम लोग?
याद करो डायनेमिक फ्लूइड का एक कॉन्सेप्ट होता था कि कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, कि टर्मिनल वेलोसिटी कब होता है, क्या किस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं और उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है। तो देखो सुनो, पहले क्वेश्चन समझ लो, सुन लो, तो 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। होता ये है कि जैसे ही किसी फ्लूइड में हम बॉल को ड्रॉप करते हैं, विस्कस फ्लूइड है, ऑफ कोर्स विस्कस फ्लूइड है, तो जैसे ही बॉल को ड्रॉप करोगे तो mg के कारण उसकी स्पीड बढ़ने लगती है डाउनवर्ड। mg के कारण, वेट के कारण उसके mg जो एक्ट करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास से मल्टीप्लाई करके उसको क्या करता है, नीचे बहुत तेजी से खींचता है। और जैसे ही होली अंदर चला गया पानी के अंदर, जैसे ही पूरा पानी मान लो या कोई फ्लूइड मान लो उसके अंदर चला गया, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? अपथ्रस्ट लगने लगेगा। अब ये यू क्या है? अपथ्रस्ट है। ये जो है वो अपथ्रस्ट है, ठीक। तो डाउनवर्ड लगा mg, ऊपर लगा अपथ्रस्ट, लेकिन अकेले अपथ्रस्ट जो है वो mg को बैलेंस नहीं कर पाता है, mg ग्रेटर होता है अपथ्रस्ट से, उस कारण से वो और स्पीड पकड़ते ही नीचे चला जाता है। तो धीमे 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 एक फोर्स वहां पे जनरेट हो जाता है, क्या, जिसको विस्कस फोर्स कहते हैं, FV के नाम से इसको कहते हैं विस्कस फोर्स। इसको क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स कहते हैं। बोलो सही। ये FV होता है 6 पाई, यहां पे लिख लो, FV जो होता है वो होता है 6 पाई ईटा RV। R होता है रेडियस ऑफ बॉल, जो भी स्फीयर ड्रॉप किया गया है। V वेलोसिटी कितनी है उस समय एट दैट इंस्टेंट पे। ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, 6 पाई कांस्टेंट है, ठीक। समझ में आया? तो ये विस्कस फोर्स लगता है उस पे, और ये विस्कस फोर्स किस पे डिपेंडेंट है? FV जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ठीक। कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे जैसे इस बॉल की स्पीड बढ़ती जाती है धीमे धीमे, क्योंकि mg उसको बढ़ा रहा है स्पीड, वैसे वैसे ये FV बढ़ता जाएगा। तो धीमे धीमे करते 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 एक ऐसा कंडीशन आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि FV जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है ना। अब एक बॉल के लिए, एक स्फीयर के लिए R कांस्टेंट रहेगा, ये जिस लिक्विड में डाला गया उसके लिए ईटा भी कांस्टेंट रहेगा, 6 पाई तो कांस्टेंट है ही। तो पूरा डिपेंड है V पे। V बढ़ाओगे तो FV बढ़ेगा, V घटाओगे तो FV घटेगा। तो क्या होता है, जैसे बॉल नीचे जाते जाता है ना, ड्रॉप होते जाता है नीचे लिक्विड में, उसका विस्कस फोर्स बढ़ते जाता है क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है। अब करते करते एक ऐसा कंडीशन आएगा कि FV और अपथ्रस्ट दोनों मिलकर mg को बैलेंस कर देता है। और जैसे ही बैलेंस हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? नेट फोर्स 0। बैलेंस होने का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पे F नेट कितना हो जाता है? 0। जब F नेट 0 है तो A नेट कितना हो जाएगा? जब F नेट 0 है तो A नेट भी कितना हो जाएगा? 0। मतलब एक्सीलरेशन खत्म हो गया। तो जिस स्पीड पे F नेट 0 होता है, मान लो बढ़ते 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 ये किसी इंस्टेंट पे, मान लो VT है, उस इंस्टेंट पे हम मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट VT उसका वेलोसिटी हो गया जिस इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम हो चुका है, और FV प्लस U मिलके mg को बैलेंस कर दिया है। मतलब F नेट 0, A नेट भी 0। तो इस मैक्सिमम वेलोसिटी को ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसी VT को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉल या स्फीयर एट विच द F नेट और A नेट बिकम्स 0, उसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। वो मैक्सिमम वेलोसिटी जहां तक पहुंचा था, जैसे ही स्पीड बढ़ रहा उसी टाइम F नेट 0 हो गया, तो उसी स्पीड से वो बढ़ने लगेगा। अब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। मतलब पहले इंक्रीज किया, धीमे 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 इंक्रीज किया, और जैसे ही उस पॉइंट पे पहुंचेगा, मान लो जहां पे VT पहुंचा, FV और mg को बैलेंस किया, उसी समय F नेट 0। और F नेट 0 का मतलब जिस समय जितनी वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से वो मूव करता चला जाएगा। फिर से सुनो, F नेट जैसे ही 0 होता है, तो जिस समय F नेट 0 हुआ है उस समय जितनी वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, उसी वेलोसिटी से वो कांस्टेंट मूव करने लगता है। तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन पहले इंक्रीज कर रहा है, धीमे 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 इंक्रीज कर रहा है। तो धीमे, इसका टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ अगर हम देखें तो ऐसे होता है, पहले धीमे 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 ऐसे बढ़ते 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 बाद में ये हो जाता है। इस मैक्सिमम वेलोसिटी को ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो पहले स्फीयर का स्पीड ये मान लो V और ये मान लो T, तो बॉल का स्पीड इनिशियली बढ़ते 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 बाद में मैक्सिमम हो गया, और इसी मैक्सिमम स्पीड से यहाँ से चलने लगता है, ठीक। और इसी कंडीशन पे जहाँ पे VT हुआ है, इसी कंडीशन पे F नेट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो मतलब ये ग्राफ होना चाहिए स्पीड ऑफ बॉल और टाइम का। तो सोचो ऐसा कोई ग्राफ है इसमें? हमें एक ही दिख रहा है बस, B वाला। तो B वाला ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन ए सही है। जो B ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्पीड का और टाइम का ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस मैक्सिमम स्पीड को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या पूरा क्लियर हुआ? चलो नोट करो। विद्यार्थियों देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज। अब एक डिस्क है
जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा गया एक बार एक ऐसे एक्सिस के अलोंग जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, पासिंग थ्रू सेंटर है, मतलब आई जेड मान लो इसको, ठीक। और फिर उसी डिस्क के अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लिया गया है, अलोंग डायमीटर हमसे रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछा गया है। तो इसको यहाँ पे के जेड कहेंगे, यहाँ पे के डी कहेंगे हम, और दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं। तो जरा समझो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई जेड इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, परपेंडिकुलर टू द डिस्क है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू सेंटर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। अलोंग डायमीटर कैसे निकालोगे, तो वही अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक डायमीटर आई एक्स मान लो, ये उधर वाला डायमीटर को आई जेड आई वाई मान लो, है ना भाई। एक डिस्क रखा है तो एक ये आई एक्स एक्सिस हो गया, ये आई वाई हो गया, और जो परपेंडिकुलर है वो आई जेड कह देंगे। तो मतलब आई डी हमें चाहिए, तो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये, ठीक। तो दोनों के अलोंग तो सेम ही होगा, डिस्क हर तरफ से यूनिफॉर्म ही है, ऐसे गोला है तो दोनों डायमीटर सेम ही होगा, इधर से काटो या इधर से काटो, एक्स के अलोंग काटो डायमीटर या वाई के अलोंग काटो डायमीटर, दोनों में सेम ही आएगा, सिमेट्री है। इस कारण से 2 आई एक्स इक्वल टू आई जेड लिखेंगे, तो आई एक्स इक्वल टू आई जेड बाई 2, और आई जेड है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और जो ये आई एक्स है वही अपना आई डी अलोंग डायमीटर वही आ गया, तो आई डी आ गया। लेकिन अब हमें आई और आई की रेशियो है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नहीं पूछा गया है, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा गया है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है एम के स्क्वायर, वेयर के जो होता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, वो आई के बराबर। इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम फाइंड कर लेंगे एम के स्क्वायर इक्वल टू आई। तो यहाँ पे आई इक्वल टू एम के स्क्वायर पुट करो, टोटल मास एम, के स्क्वायर की जगह पे के जेड लिख दो स्क्वायर, क्योंकि अलोंग ये जेड एक्सिस है ना, नॉर्मल टू द प्लेन है ना, नॉर्मल टू द प्लेन है और पासिंग थ्रू सेंटर है। तो एम के स्क्वायर जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2, एम से एम कैंसिल कर दो, तो के जेड स्क्वायर हो जाएगा आर अपॉन रूट 2 आर स्क्वायर, नहीं के जेड स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर बाई 2, एम से एम कैंसिल हो गया, तो के जेड हो गया आर बाई रूट 2। ये हो गया अपना पहला, ठीक। इधर से के निकालो, यहां भी रखो एम के डी का स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। अब जरा यहां ध्यान दो, एम से एम कैंसिल होगा, तो के स्क्वायर डी इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 4, इंप्लाइज दैट के डी आ जाएगा यहाँ पे आर बाई 2। बोलो, आर स्क्वायर बाई 4 है तो आर बाई 2 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो हमें चाहिए के जेड अपॉन के डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बाई रूट 2 इंटू का 2 बाई आर, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 100, के जेड के डी का रेशियो निकल के आया √2:1। भाई √2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो एक √2 से 2 को काटोगे तो √2:1 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आया, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, उसका सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर 8 का, कि अ सेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट। एक सेल क्या है, इनिशियली रेस्ट पे था, इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स हैविंग मास इन द रेशियो 2:2:1, ठीक। उसके बाद कहा गया है कि इफ द फ्रैगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v, द स्पीड ऑफ थर्ड लाइटर पार्टिकल इज। क्वेश्चन समझ में आया कि एक सेल है जिसका मास m है, इनिशियली रेस्ट पे रखा था, तो इसका मतलब इनिशियली मोमेंटम 0 हो गया। उसके बाद वो अचानक से 3 फ्रैगमेंट्स में टूट गए, एक्सप्लोड्स कर गए, जिनमें से दो इक्वल मास हो गए हैं, दो जो पार्टिकल्स उसके टूटे हैं उनका मास इक्वल ही है, क्योंकि रेशियो दोनों का सेम है 2:2:2। एक लाइटर पार्टिकल है जिसका रेशियो 1 है, तो 2:2:1 रेशियो में टूटा है। हमसे पूछा गया है कि जो लाइटर पार्टिकल है उसका स्पीड क्या होगा, क्योंकि जो दो सेम मास वाले थे वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर भागे हैं। जैसे कि मान लो m2 और m3 का मास सेम ले लो, m2 2x ले लो, m3 2x ले लो, m1 को x मान लो, क्योंकि सेम 2:2:1 रेशियो में टूटा था। तो ये m1 का स्पीड हमसे पूछा गया है, और m2 m3 दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब एक, अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लो, बस जस्ट थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जा रहा है माइनस आई कैप में और ये जा रहा है माइनस जे कैप में, ठीक, डायरेक्शन लेने के लिए बस, क्योंकि मोमेंटम निकालेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो m1 m2 m3 तीनों को मिला के 5x हो जाएगा। बताओ m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, क्योंकि यही मास 3 पार्ट में टूटा हुआ था। तो x प्लस 2x प्लस का 2x इक्वल टू m, तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू m बाई 5। पूछो क्या है, 2 2 4 1 5x, 5x इक्वल टू m, तो x इक्वल टू m बाई 5 आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लिया हमने m1 कितना m बाई 5, m2 कितना 2m बाई 5, m3 कितना 2m बाई 5। ये हो गया, समझ में आया। अब इसको इरेज कर रहे हैं,
निकाल के यहाँ लिख दिए हैं, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखो अब यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि इनिशियली रेस्ट पे रखा था, कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा, ना हमने उसको पीटा ना हमने उसको थूरा, कुछ नहीं किया, अचानक रखे रखे फूट गया, बम आया धमाका हो गया। ठीक, जैसे कैसे बम रखता है कि अचानक फूट जाता है, उसी तरह ये 3 फ्रैगमेंट्स में टूट गया, एक्सप्लोड्स कर गया। तो इसका मतलब एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। तो जब भी कोई एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए, जब भी कोई एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो इसका मतलब dp अपॉन dt कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी जीरो हो जाता है। ये इंप्लाइज करता है कि dp चेंज इन मोमेंटम कितना है, जीरो है। अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो p कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा p कांस्टेंट। तो p इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, p फाइनल हो जाएगा। बोलो सही। इसी कॉन्सेप्ट को उठा के यहाँ पे लगाएंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो सिंपली अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नोट करो इतना कि p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, क्यों, क्योंकि f एक्सटर्नल जीरो था, और जहां भी f एक्सटर्नल जीरो हो जाए वहां कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकता है। यही रूल है, यही कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अब यहाँ पे आ जाओ धीमे से कि बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। और क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, m इंटू जीरो। फाइनली मोमेंटम लिखोगे m1 v1, तीनों पार्टिकल्स का लिखना पड़ेगा ना, m2 क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, m2 v2 प्लस m3 v3। हाँ, सिस्टम का मोमेंटम रिमेंस कंजर्व रहेगा, पार्टिकल्स का स्पीड है इसके। देखो तो अब ये तीनों को हम लिखो जीरो इक्वल टू m1 कितना था, m/5, यहाँ पे लिख लो v1 प्लस का m2 कितना है 2m/5, और v2 कितना लिए हैं हम, ये m2 है तो ये v2 हो जाएगा, v2 माइनस जे कैप में है तो 2m/5। v स्पीड दोनों का सेम था, v स्पीड दोनों का क्वेश्चन में गिवन था, तो ये माइनस जे कैप प्लस का 2m/5 v माइनस का आई कैप। बोलो, नहीं दिखा, अब दिखेगा 2m/v माइनस का आई कैप। बोलो सही, समझ में आया। ये अलग ये इधर वाला पार्ट है, माइनस जे इसको लिए हैं वो वाला पार्ट है। ठीक, यही तक क्वेश्चन। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो m/5 v1 इक्वल टू 2m/5 v आई कैप प्लस 2m/5 v जे कैप। बोलो सही। m से m काटो, 5 से 5 काटो, तो v1 इक्वल टू 2v आई कैप प्लस, अच्छा ये m से कैंसिल हो गया, 5 को कैंसिल कर दिया तो ऊपर कितना बचा, 2v आई कैप प्लस 2v जे कैप। हमसे स्पीड पूछा गया है, हमसे डायरेक्शन तो पूछा नहीं गया है ना। तो v1 का मैग्नीट्यूड निकालोगे, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखो एक आई कैप में जा रहा है, एक जे कैप में जा रहा है, तो ऐसे भागेगा। बताओ सही, ये भागेगा, कैसे निकालोगे रिजल्टेंट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो मतलब 4v स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो फिर भी 4v स्क्वायर, दोनों मिला दोगे तो हो जाएगा 8v स्क्वायर। मतलब कि आंसर आ गया v1 आ गया अपना 2√2v। 2√2v कहीं है, सेकेंड ऑप्शन टिक लगा दोगे। समझ में आया, नोट करो कॉन्सेप्ट। देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नीट 2022 का क्वेश्चन नंबर 9। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 mm। कह रहा है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड, सवालों पे ध्यान दो, लॉन्ग बोला गया, क्या है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड होता है तो उसका फॉर्मूला कुछ अलग बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 mm, जिसका हर एक क्वाइल, जो एक क्वाइल, दो क्वाइल, ऐसे बहुत सारे क्वाइल्स होंगे ना, बहुत सारे टर्न्स होंगे, तो हर एक टर्न्स का रेडियस कितना है, 1 mm है। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 mm हैज 100 टर्न्स पर mm, मतलब 1 mm में 100 टर्न्स है। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो इन द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इज। हमें पूछा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। तो सबको पता है कि लॉन्ग सोलेनॉइड के एट द सेंटर मतलब इनसाइड में ही पूरा यूनिफॉर्म रहता है, जो कि होता है b इक्वल टू म्यू नॉट ni। ठीक, वेयर n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मीटर में होता है, ये mm में गिवन है, उसको चेंज करेंगे हम। ठीक, सबसे पहले ये देखो कि आउटसाइड द सोलेनॉइड जो होता है वो बहुत नियरली इक्वल टू जीरो होता है। जीरो होता नहीं है, बहुत कम होने के कारण से हम उसको जीरो कंसिडर करते हैं आउटसाइड द सोलेनॉइड। ठीक, दोनों एज पे अलग होते हैं, म्यू नॉट ni/2 हो जाता है, लेकिन सेंटर पे और पूरा इनसाइड यूनिफॉर्म रहता है। कैसा रहता है, b इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है।
याद रखना यूनिफॉर्म होता है। तो बी इनसाइड होती कितनी है, सेंटर कह लो या इनसाइड कह लो, ये पूरा हर जगह सेम ही रहता है। हमसे सेंटर में पूछा है, हम इनसाइड के लिए निकालेंगे क्योंकि पता क्या बताएं यूनिफॉर्म रहता है, हर जगह सेम ही रहेगा, बस दोनों एज पे हटा दोगे, आउटसाइड हटा दो, तो बी इनसाइड यूनिफॉर्म ही रहेगा। तो बी इनसाइड होता है म्यू नॉट एन आई, ये म्यू नॉट है, ये एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन मीटर के अकॉर्डिंग कि 1 मीटर में कितने लेंस होते हैं, ठीक। आई गिवन है अपना 1 एम्पियर, बस एन निकालना है। यहाँ पे जरा ध्यान देखो, 1 mm को 1 mm में कितने टर्न्स हैं, 100 टर्न्स हैं। चलो मान लिया कि 1 mm में 100 टर्न्स है, तो 1 mm को हम 1 × 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं, मतलब इतना मीटर में 100 टर्न्स हैं। तो 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻³ टर्न्स, कितना हो जाएगा 10⁵ टर्न्स 1 मीटर में, इसको हम एन कहते हैं। सो एन इक्वल टू कितना हो गया 10⁵ टर्न्स। यही यहाँ पे पुट करो, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एन लगाएंगे और करंट की जगह पे आई लिखेंगे। तो 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू 10⁵ इंटू 1 एम्पियर, और क्योंकि बी इनसाइड पूछा है यहाँ पे यूनिट लगाएंगे टेस्ला। अब 10⁻⁷ 10⁻⁵, तो कितना हो जाएगा 4 पाई × 10⁻⁻² टेस्ला, बोलो सही। अब 4 पाई को कैसे लिखोगे, इसको लिखेंगे 4 × 3.14 लिख के 10⁻² टेस्ला लिख सकते हैं, बोलो सही। अब 4 3 4 दिए 12, 14 चुको 56, तो इसका मतलब 12.56 × 10⁻² टेस्ला अपना आंसर हो जाएगा एट इनसाइड कह लो, या क्वेश्चन में तुम्हें सेंटर बोला गया है तो तुम सेंटर लिख दो, बी एट सेंटर। ऑप्शन है कोई, ये रहा 12.56 × 10⁻² टेस्ला, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब ध्यान दो जरा, सुन लो एक चीज, इनसाइड सेंटर पे मतलब इनसाइड हर जगह कितना रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। एज पे बदल जाते हैं, म्यू नॉट ni/2 हो जाता है, बाहर नियरली इक्वल टू 0 ले लेते हैं। समझ में आया। अगर क्यों 0 होता है, वो अगर तुम लोग पूछोगे क्यों 0 होता है तो एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, कि क्यों यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक, समझ में आया। तो तब तक इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों समझो जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। लेट T1 and T2 बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम है जिसका T1 एंड T2 एनर्जी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, ठीक, रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम द रेशियो T1:T2 इज, हमसे T1/T2 का रेशियो पूछा गया है। तो जरा इधर समझो, ये न्यूक्लियस हो गया प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में n=1 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है। वो एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा, जब अपना ऑर्बिट छोड़ के उसके बाद वाला ऑर्बिट में जंप करेगा, तो एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तब कहते हैं जब n=1 ही है, तो उसके बाद कौन सा ऑर्बिट पड़ रहा है, n=2। तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=2 के बराबर हो जाएगा, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कितना हो जाएगा, n=3 के बराबर। मतलब जब यहां से भी डायरेक्ट यहां से कूद के यहां तक पहुंच गया, तो फर्स्ट ऑर्बिट में था, सेकेंड ऑर्बिट छोड़ के सीधा थर्ड ऑर्बिट में चला गया, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। तो इस कारण समझ में आया ना। तो इस कारण से हम क्या कहते हैं कि फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=2 हो जाएगा, बोलो सही। और क्योंकि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी कितना होता है, -13.6/n² eV होता है ना। तो यहां पे n कितना होगा, तो अगर T1 हमें निकालना है, क्यों T1, क्योंकि T1 एनर्जी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कब होता है, जब n=2 होता है। तो T1 हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, बोलो सही। सिमिलरली फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट T2 कितना हो जाएगा, अब
n इक्वल टू 3 हो जाएगा। सेकेंड एक्साइटेड के लिए कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 3, मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से कूद के थर्ड ऑर्बिट में आ गया है ना, सेकेंड छोड़ दिया, थर्ड ऑर्बिट में आ गया, तो n इक्वल टू 3। तो यहाँ के लिए हो जाएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन, यहाँ पे n का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन अपना 1 मान लो, ये इक्वेशन अपना 2 मान लो। अब दोनों को हमें रेशियो चाहिए, T1 अपॉन T2 कर दो, तो T1 अपॉन T2 जैसे ही यहाँ से देखेंगे तो देखोगे माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका कैंसिल कर देगा। देख लो, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4 इंटू का 9 अपॉन का माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पूरा एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो T1 अपॉन T2 आ गया अपना 9:4, और यही अपना आंसर रह गया। T1:T2 पूछा था, ऑप्शन है कोई, 9:4 थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नोट किया, बहुत अच्छे से समझ में आई? अगर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट में हाथ जरूर लिखना, पता चलता है उसे कि हाँ अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि बस ऐसे ही है ना। और इससे क्या होगा कि तुम लोग हाँ हाँ लिखोगे तो हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, हम सोचेंगे कि हाँ हम अच्छे पढ़ा ले रहे हैं। भाई इनपुट हम दे रहे हैं, आउटपुट तो तुम ही लोग दोगे ना। अगर तुम लोग कहोगे कि हाँ बढ़िया पढ़ा रहे हैं भैया, लगे रहिए, तो पढ़ाने में मज़ा आएगी और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो नोट करो, लगा 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 रे, लगा 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 रे, लगा प्रेम रो। नोट कर लो, फिर इरेज करते हैं इसको। कहीं गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है, चलो ओके। हाँ नोट करो, अब हम हटा के दूसरा क्वेश्चन करते हैं। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 है ना। और क्वेश्चन अच्छा लगे ना, अगर सोल्यूशन अच्छा लगे तो लिख दिया करो कि सर अच्छा है, देख के ना हमको अच्छा फील होगा। क्वेश्चन अच्छा ना लगे तो झूठ मूठ में लिख दो कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। समझ रहे हो, खुशी मिल जाएगी हमको, है ना थोड़ा सा। A light rays fall on a glass surface of refractive index √3 at an angle of 60 डिग्री। एक लाइट रेज है जिसको इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है, फॉल्स किया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, और ये R डैश एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे। तो लाइट रेज फॉल ऑन अ ग्लास सरफेस, ये ग्लास सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना। ऑब्वियस सी बात है, ग्लास रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है ना। देखो एक्चुअल में ये ऐसे को μ2 अपॉन μ1 जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ फर्स्ट मीडियम एयर है और ये ग्लास है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इनको रख के √3 गिवन है। ये समझ में आया? एक्चुअल में ये खेला हो रहा है यहाँ पे, खेला होवे, ये खेला होवे हो रहा है यहाँ पे। तो हमसे पूछा गया एंगल ऑफ वो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना होगा। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में मतलब हमसे ये एंगल पूछा गया, ये यहाँ से यहाँ। तो जरा समझो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री गिवन है, तो एंगल I इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो बाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सुनते जाना एकदम ध्यान से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है, तो एंगल R भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और जब एंगल R 60 डिग्री तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। पूछो का है, क्योंकि नॉर्मल जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री, तो ये 60, तो ये टोटल कितना 90, 60 और 30 मिलाओगे तब ना 90 होगा, बोलो सही। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब बची हमको ये एंगल अगर पता चल जाए तो हम ये एंगल उसमें से, ये भी 90 के बराबर होगा, दिस एंगल प्लस R डैश, है ना, दिस एंगल प्लस R डैश हो जाएगा। इसको अगर एंगल X ले लोगे, X एंगल, तो एंगल X प्लस एंगल R डैश इक्वल टू ये भी 90 डिग्री होगा। तो R डैश अगर पता चल गया तो हमें X यहाँ से भी पता चल जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे, कहानी बन जाएगा। अब वो कैसे निकाले, तो स्नेल्स लॉ लगा के साइन I अपॉन साइन R डैश इक्वल टू वही स्नेल्स लॉ क्या होता है, μ2 अपॉन μ1 जो कि n के बराबर है, तो n, तो इम्प्लाइज दैट साइन I की वैल्यू कितनी, साइन 60 अपॉन साइन R की वैल्यू पता करना है हमको, और इक्वल टू यहाँ पे √3। और सबको याद होगा साइन 60। और तुम लोग बायो वाले बच्चे ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद रखो, याद रहता नहीं है, अंधाधुन मारते हो तुम लोग। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू साइन R डैश इक्वल टू √3 अपॉन 1। √3 से √3 कैंसिल कर दो, साइन R डैश उधर जाएगा तो 1 इधर आएगा, तो साइन
आर डैश इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। बोलो, ये 1 ऊपर 2 नीचे था ही, और ये साइन आर डैश ऊपर चला गया, तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू कितनी निकलेगी? 30 डिग्री। बोलो सही। फिर कहेगा कैसे आ गया? अरे साइन 30 की वैल्यू तो होती है 1/2, साइन आर डैश इक्वल टू, इसको साइन 30 लिख सकते हैं हम, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन से साइन कैंसिल हुआ, तो आर डैश एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। अब आर डैश ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना होना चाहिए? ये भी 60 होना चाहिए, तो 60 डिग्री, और 60 30 कितना होगा? 90। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे कितना हो जाएगा? 90। भैया ये एक्स निकालना था हमको, ये 30 डिग्री निकल के आया, हमारा आर डैश 30 है, तो सो एक्स डैश कितना होगा? 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? 60 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो 90 नहीं हो गया? आंसर सेकंड ऑप्शन नहीं हो गया? नोट करो। ये दिख रहा है, ये बॉडी रेज करते हैं, इससे बॉडी रेज करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा। इफ अ सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल, कह रहा है कि अगर सोप बबल एक्सपेंड करेगा, एक सोप बबल है और वो एक्सपेंड कर रहा है, तो कह रहा है कि सोप बबल को एक्सपेंड करने से क्या फर्क पड़ेगा प्रेशर इनसाइड द बबल पे? पहला क्या इंक्रीज करेगा, दूसरा रिमेन सेम रह जाएगा, तीसरा इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या डिक्रीज कर जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके बारे में कॉन्सेप्ट जानेंगे, सीधा क्वेश्चन पे कभी नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग। उद्देश्य ही है कॉन्सेप्ट लेके चलने का, है ना। डायरेक्ट आंसर हमको बताना ही नहीं है। तुम कितना भी कहे तो दाढ़ी वाला आदमी आंसर बताओ, हम नहीं बताएंगे। कॉन्सेप्ट समझो पहले। देखो ये एक सोप बबल है, ये प्रेशर इनसाइड है, ये प्रेशर आउटसाइड है। तो होता क्या है कि द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड बाय एन अमाउंट 4s/r। कितना से ज्यादा होता है? 4s/r से। s क्या है यहाँ पे? सरफेस टेंशन है। अब तुम लोग पूछोगे कि सोप बबल में 4s/r क्यों? अब आगे सब बबल में तो 2s/r होता है। वो इसलिए क्योंकि सोप बबल में डबल लेयर होते हैं। वो भी बताएंगे कि डबल लेयर क्यों कंसीडर करते हैं। होता डबल लेयर नहीं है, और भी ज्यादा लेयर होते हैं। तो पहले ये समझो क्वेश्चन कि ये इनसाइड प्रेशर P2 है, आउटसाइड प्रेशर P1 है, तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा? P2 माइनस P1 इक्वल टू 4s/r हो जाएगा। तो P2 प्रेशर इनसाइड कितना हो जाएगा? P1 प्लस 4s/r। अब क्वेश्चन अपना क्या है कि इफ बबल एक्सपेंड्स, तो बबल एक्सपेंड करेगा, ये गुब्बारा जैसे जैसे फूलता जाएगा तो रेडियस बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। बढ़ेगा रेडियस। तो रेडियस बढ़ेगा तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये P1 तो सेम ही रहेगा जो प्रेशर आउटसाइड है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इनसाइड वाला देखना है। अगर ये बबल एक्सपेंड करता हुआ जाएगा, ऐसे एक्सपेंड करेगा, तो R इंक्रीज करेगा। R इंक्रीज किया तो मतलब 4s/r की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, और P2 क्या हो जाएगा? फाइनली डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बढ़ने से, सो बबल एक्सपेंड करने से रेडियस क्या हुआ? बढ़ गया, और उसके कारण प्रेशर इनसाइड पे क्या फर्क पड़ गया? तो डिक्रीज कर गया, P2 डिक्रीजेज हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डिक्रीजेज। एक नोट देखते जाओ क्या है यहाँ पे। ये HCV बुक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि द थिकनेस ऑफ द बबल में लुक्स स्मॉल टू द आई बट इट स्टिल हैज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर। कि थिकनेस हमको सोप बबल का पतला दिखता है, स्मॉल दिखता है ना, बहुत छोटा पतला दिखता है, लेकिन उसमें एक्चुअल में थाउजेंड्स ऑफ लेयर होते हैं। इस कारण से हम उसको डबल लेयर कंसीडर करके 4s/r लिखते हैं, ना कि 2s/r। पूरा सॉल्व हुआ? क्लियर हुआ क्वेश्चन कि क्यों इसको एक्सपेंड करने से रेडियस, वो प्रेशर इनसाइड बबल क्यों डिक्रीज हो रहा है? समझ में आया? क्योंकि एक्सपेंड करेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो P1 प्लस 4s/r, और P1 तो सेम ही रहना है कांस्टेंट, 4s/r की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब P2 भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। R अगर मल्टीप्लाई में रहता, R बढ़ता तो इंक्रीज करता होता। ठीक, समझ में आया? नोट करो। गुम है किसी के प्यार में। हाँ, तो रीनीट होने वाला है, फिर से दोबारा से नीट होगा, तुम लोगों का एग्जाम होगा, तो इसके कारण से हाँ। तो बच्चों चलो रीनीट के लिए तैयारी करो, रीनीट के लिए रिवीजन शुरू कर दो, अपना अपना नोट्स निकालो और फिर से रिवीजन शुरू कर दो। इधर हम क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, सॉल्व कराते जा रहे हैं, वही क्वेश्चन अपना देखते चलो, है ना। ये 2022 का सोल्यूशन करवा रहे हैं, उसके बाद 21, फिर 20, उसके बाद ऐसे ही 2015 तक सॉल्व करेंगे। ठीक, अपन सब सॉल्व करते चलेंगे। तुम लोगों में से कोई जोनेलिया साहब को सुनते हो क्या? जोनेलिया को सुनते हो क्या? उनका एक शायरी बहुत अच्छा है कि तू हकीकत नहीं हसरत है। सुने हो कोई? कोई नहीं बोल रहा, सुना सब होगा कि तुम हकीकत नहीं हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो, हैं। उसके बाद एक और लाइन है क्या कि तुम्हें कैसे छोड़ दूँ जाना,
तुम मेरी ज़िंदगी की आदत हो, दास्तां ख़त्म होने को है, दास्तां ख़त्म होने को है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो वो तुम लोगों का हाल हो गया है। नीट के कारण न तुम लोग इधर निकल पा रहे हो न इधर निकल पा रहे हो। बिना नीट निकाले तुम लोगों का कोई उपाय है नहीं। तो नीट तुम लोगों की आखिरी मोहब्बत है, निकालो अपना। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास क्या होता है क्या नहीं होता है वो बताना है। डायमेंशंस होते हैं बट नो यूनिट्स, क्या ये सही है कि नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन? बोथ यूनिट्स एंड हैव डायमेंशन, यूनिट्स बट नो डायमेंशन। तो सबको पता है देखो कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास, प्लेन एंगल का क्या होता है? रेडियन होता है ना, और सॉलिड एंगल का क्या यूनिट होता है? स्टीरेडियन होते हैं। पर दोनों में से किसी के पास डायमेंशन नहीं होता, ना रेडियन का कोई डायमेंशन है ना स्टीरेडियन का कोई डायमेंशन है। तो है ना, तो यूनिट्स तो है बट नो डायमेंशन है। सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। समझे? और क्या है, कच्ची उम्र है, अभी जितना पढ़ पाओ पढ़ लो अच्छे से मन लगा के, है ना। पढ़ने का असली मौका यही होता है। अब तुम री नीट को एक चांस समझो अपने लिए और उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और एग्जाम दे डालो, है ना। नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, फराज कच्चा तेरा मकान है। कच्ची उम्र में इधर उधर की बातें मत करो, बहुत गहरा छाप छोड़ जाएगा। इसलिए फोकस पढ़ाई पे रखो और सॉल्व करते चलो मेरे साथ साथ। हाँ, तो झट से आ जाओ, री नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। दोबारा से नीट का एग्जाम देना है देना है ना। चलो तो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन करते चलते हैं। बहुत फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से। देखो, व्हेन लाइट प्रोपगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट v इज गिवन बाय। कह रहा है कि एक लाइट इक्वेशन समझो। लाइट क्या है? एक वेव होता है, ड्यूअल नेचर शो करता है, लेकिन हम अभी वेव समझेंगे। एक लाइट वेव्स है जो कि मटेरियल मीडियम में, किसी एक मीडियम में प्रोपगेट्स कर रहा है। उस मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। तो हमसे पूछा गया है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होगा। तो सबसे पहले ये वाला रिलेशन तो सबको पता होगा कि v इक्वल टू सी बाई एन होता है, वेयर n क्या होता है? n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, है ना। बोलो सही बात, बोलो। हाँ, तो v इक्वल टू सी बाई एन, तो चलो एक ये इक्वेशन हो गया। और n इक्वल टू होता है अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर, ये भी रिलेशन पता है, बोलो सही। तो बस सब रिलेशन पता है तो हो ही गया। तो सो v इक्वल टू सी बाई अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर। अब ऐसा कोई ऑप्शन जहां दिख जाए अंधाधुंध टिक लगा देंगे हम। देखो इसमें कोई है v इक्वल टू सी एप्सिलॉन आर म्यू आर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या होगा अगर हमको ना ये रिलेशन पता ना होता तो क्या होता? तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं थी। वो भी देखते जाओ कैसे सॉल्व करते हैं हम धीमे से। देखो थोड़ा लंबा जाता लेकिन हो जाएगा सॉल्व। v इक्वल टू सी बाई एन होता है, ये रिलेशन अब इधर से देख लो जरा। c इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होता है, बोलो सही बात। अब एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट तो यहाँ गिवन नहीं है, पर तुम्हें पता है कि म्यू आर जो होता है वो होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है वो होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। उसी तरह एप्सिलॉन आर होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा? म्यू एम अपॉन म्यू आर। ठीक उसी तरह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ये दोनों पुट कर दो यहाँ पे, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट के जगह पे म्यू एम अपॉन म्यू आर इंटू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन आर। ये दोनों ऊपर चला जाएगा, तो c इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर और अपन कितना बचेगा? ये बच जाएगा अपन एक और अंडर रूट लगा दो म्यू एम एप्सिलॉन एम। अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एप्सिलॉन आर म्यू आर रूट में इनटू का 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एम एप्सिलॉन एम लिख सकते हैं, बोलो सही। तो c इक्वल टू, ये ऊपर इरेज करे अब,
नोट करो जरा, नोट करो, ऊपर इरेज करते हैं। हाँ, तो C इक्वल टू कितना मिला, एक लाइन और इरेज कर दो। C इक्वल टू मिल गया अपना अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एम एप्सिलॉन एम। ये पूरा होता है V के बराबर, है ना, ये V के बराबर। तो यहाँ पे लिखो V इंटू अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर C इक्वल टू, अब आ गया आंसर, V इक्वल टू C बाई अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर, ऑप्शन थर्ड। मैच कर गया कि नहीं कर गया? नहीं रिलेशन याद होगा तो कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, पर आंसर जरूर निकाल के छोड़ेंगे, है ना। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। नोट करो, सांस फुलवा दियो तुम लोग जल्दी जल्दी बतवाने के चक्कर में। नोट करो कि मिटाए हम इससे ऐसे मार के। आ जाओ, हाँ आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। पूछोगे कि सर आज इतनी एनर्जी में कैसे हैं? खा कर आए हैं इसलिए एनर्जी में हैं। पढ़ा देंगे तुम लोग को आज फटाफट, समझ रहे हो? पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर हम समझाते हैं। रीड करो, अब कोशिश करो खुद से लगाने का। अगर खुद से लग जाए तो वीडियो स्किप कर देना, खुद से ना लगे तो जाके देखना। पहले खुद से लगाने की कोशिश करो, सीधे उठा के मुंह उठा के इसे देखने ना लग जाना कि कुछ तो पढ़ा रहा है। खुद से ट्राई करो। Two resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in an electric circuit। एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बना लिया, वो V कहीं दिया नहीं लेकिन हमने खुद से लगा दिया कि V है इसका पोटेंशियल बैटरी का। एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया, ये R1 ये R2 मान लो। The ratio of thermal energy developed in 100 ohm to that in 200 in a given time। अब हमसे थर्मल एनर्जी पूछा है कि कितना थर्मल एनर्जी जो है डिवेलप होगा अक्रॉस 100 ओम और अक्रॉस 200 ओम का। इन दोनों का रेशियो निकालना है। अगर यहाँ पे डिवेलप हो रहा है E1 एनर्जी, यहाँ ले लो, यहाँ की एनर्जी को E2 ले लो, तो E1 अपॉन E2 हमसे पूछा गया है कि E1 अपॉन E2 कितना होगा, इनका रेशियो पूछा गया है। समझ में आया कि टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू दैट इन 200 इन अ गिवन टाइम इज। तो हमें ये ऑप्शन दिया गया, चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो ये सबसे पहले समझो, इस पॉइंट को क्या हम एक्स पॉइंट कह सकते हैं? इस पॉइंट को क्या हम वाई पॉइंट कह सकते हैं? और क्योंकि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों पैरेलल ही जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। यहाँ पे अगर पोटेंशियल को हम प्लस का V ले तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, ये प्लस का V है तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस है। और एनर्जी निकालते कैसे हैं तो आज जरा समझो, पावर होता है P इक्वल टू E अपॉन गिवन टाइम, यही होता है ना। तो एनर्जी यहां से कितना हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू गिवन टाइम। और पावर सबको पता है कि पावर कितना होता है V स्क्वायर बाई आर, कब? जब यहाँ पे V दिया हो और R है। I तो इसमें हमें निकालना नहीं है ना, क्योंकि ये गिवन नहीं था, इसलिए हम I नहीं निकाल रहे हैं। देखो पावर इक्वल टू बहुत सारे इक्वेशन V I होता है, I तो इसमें गिवन नहीं था तो हमने V इंटू I को हमने बदल दिया V बाई R में, तो इसलिए हो गया V स्क्वायर बाई R। ये V बाई आर कैसे आया? देखो भैया V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V बाई आर नहीं लिखेंगे, इसी को यहाँ पे यूज किया है, तो V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। क्योंकि V हमें पता है, यहाँ पे हमने खुद से एक लेट कर रखा है V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम V ले लेते हैं, क्योंकि रेशियो पूछा गया तो कट ही जाएगा। तो V स्क्वायर बाई आर, तो अगर हमें एनर्जी पावर आ गया V स्क्वायर बाई आर, देखो पावर P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर आया। एनर्जी का कितना इक्वेशन होता है? E इक्वल टू P इंटू गिवन टाइम, तो V स्क्वायर बाई आर इंटू टाइम। इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो हमें E1 चाहिए, V स्क्वायर बाई आर इंटू टाइम T, ये इक्वेशन हो गया। तो E1 कितना होगा? E1 के लिए निकालो, E1 हो जाएगा यहाँ पे V स्क्वायर तो सेम ही है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सेम ही है। इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। तो V स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा R1 इंटू T, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा निकालो E2 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2 इंटू का T, दूसरा इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। रुको जाओ अभी निकाल के दिखाते हैं। E1 अपॉन E2 कितना हो जाएगा? E1 अपॉन E2 इक्वल टू, देखो T से T कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 अपॉन का
R1 है, R2 ऊपर चला जाएगा ना, देखो v स्क्वायर टी अपन R1 और v स्क्वायर टी और ये R2 डिवाइड में तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में R2 अपन R1 आएगा, बोलो सही। तो E1 अपॉन E2 का रेशियो आएगा, R2 कितना है 200 है, R1 कितना है 100, तो 200 अपन 100 ओम से ओम कटेगा तो 00 से 00 कटा, आंसर 2:1 आया। बताओ सही, ऑप्शन कोई 2:2 है ना, पहला ही ऑप्शन है, टिक लगा देंगे। समझ में आया, बताओ धीमे धीमे समझ में आया, बोलो। चलो तो नोट करो फटाक से, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है वही। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखना जरा इसको, ठीक है। समझो जरा ये क्वेश्चन क्या है कि व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential becomes Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is, हमसे threshold frequency उस फोटोइलेक्ट्रिक मेटल का पूछा गया है, ठीक। कहाँ पूछा गया है, क्या है कि दो इंसिडेंट लाइट है, एक का फ्रीक्वेंसी न्यू है, एक का फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 है। जब न्यू वाला फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किया है उस फोटोइलेक्ट्रिक मेटल पे, है ना, फोटोइलेक्ट्रिक मेटल पे, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs by 2 हो गया है। और जब न्यू बाई 2 इंसिडेंट किया है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs हो गया रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो जरा समझो, आइंस्टीन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और साथ में हमें यह भी पता है कि के मैक्स जो होता है उसको हम ऐसे इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर से लिखते हैं, है ना, के मैक्स इक्वल टू ई भी लिखते हैं। तो क्या इसको हटा, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ई स्टॉपिंग पोटेंशियल वी इक्वल टू, ये वी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक, इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक। अब क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी न्यू था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया Vs by 2, तो यहाँ पे लिखेंगे ई Vs अपॉन 2 इक्वल टू एच, फ्रीक्वेंसी न्यू था माइनस का एच न्यू नॉट क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सेम ही रहेगा मेटल का, वो चेंज नहीं होता है ना, वर्क फंक्शन मेटल का सेम रहता है। तो ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरे के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है Vs है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना था न्यू बाई 2, तो ई Vs है ना, ई Vs इक्वल टू एच न्यू बाई 2 माइनस एच न्यू, इक्वेशन दूसरा। दोनों को डिवाइड करवा दोगे तो कितना निकल कर आएगा, ई Vs अपॉन 2 डिवाइडेड बाई ई Vs, तो 1/2 डिवाइड किए हैं, ध्यान रखो डिवाइड किए हैं, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन एच न्यू बाई 2 माइनस एच न्यू नॉट, बोलो सही। अब एच से एच कैंसिल, ये एच एच कॉमन लेके कैंसिल, इसको कैंसिल कर दोगे तो अपना रिजल्ट आएगा 1/2 इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन न्यू बाई 2 माइनस न्यू नॉट। इतना नोट करो फिर इधर बताते हैं, इतना नोट करो, हो गया नोट। चलो अभी रेज करें, यहां तक नोट किए हो ना, ठीक। तो यहां समझेंगे 1/2 इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन, अब ये न्यू बाई 2 है तो न्यू माइनस 2 न्यू नॉट, और जो वो 2 था वो ऊपर चला के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो न्यू माइनस 2 न्यू नॉट इक्वल टू 4, ये 2 2 4 न्यू माइनस 4 न्यू नॉट, बोलो सही। अब 4 न्यू नॉट को इधर खींच लो तो 4 न्यू नॉट माइनस 2 न्यू नॉट इक्वल टू 4 न्यू माइनस न्यू, ठीक। जरा देखो यहां से कितना आएगा 2 न्यू नॉट इक्वल टू 3 न्यू, तो 100 न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, 3/2 न्यू आ जाएगा, इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 3/2 कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, नोट करो।
क्वेश्चन नंबर 17 देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड कितना है 1 मीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ भी 1 मीटर और ब्रेथ भी 1 मीटर, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड रेजिस्टेंस 1 ओम, रेजिस्टेंस भी गिवन है कितना 1 ओम का रेजिस्टेंस भी गिवन है उस लूप में। इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, कहाँ रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका कितना स्ट्रेंथ है 0.5 टेस्ला स्ट्रेंथ है। इफ द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज, और क्वेश्चन ये भी है कि यदि उस लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो कितना फ्लक्स पास होगा। जरा समझो क्वेश्चन को। मान लो एक स्क्वायर लूप है ना, है नहीं लेकिन मान लो एक रेक्टेंगुलर है, लेकिन तुम स्क्वायर लूप समझो इसको। मान लो एक स्क्वायर लूप है और इसका प्लेन ये हुआ और इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा होगा। देखो समझ में आया, ये प्लेन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब इसको ऐसे काटता हुआ होगा, ये प्लेन ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है इससे आगे की तरफ, ठीक समझ रहे हो। तो अगर प्लेन इसका परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का, तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर किधर होगा, इसी की तरफ होगा। भाई एरिया वेक्टर, किसी भी प्लेन का एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। मान लो एक एरिया, ये एरिया है इस लूप का, ठीक, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, 2D बॉडी है तो या तो इस तरफ आउटवर्ड होगा या तो इधर होगा, तो इस तरफ देखते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इधर है तो हम इधर कंसीडर करेंगे। तो एरिया वेक्टर ये देखो मेरा, ये इस पे बैठा, ये एरिया वेक्टर थंब की तरफ हुआ एरिया वेक्टर, और क्योंकि ये प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर से ही निकल रहा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है और इस लूप का जो एरिया वेक्टर उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा। मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के बीच कितना एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल होगा। अब समझ में आया प्रॉपर कि ये प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप था, मतलब ये प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक, और इसका एरिया वेक्टर भी कितना होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन इधर ही होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो आओ देखते हैं फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट डी ए होता है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, बी डॉट डी ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी ए कॉस, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, डी ए और मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होगा 0 डिग्री, क्योंकि वो भी ये प्लेन के वो भी परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, तो 0 डिग्री कॉस 0 लगा दो, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। और हाँ बायो वालों तुम लोग इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद रखा करो, तुम लोगों को याद होता नहीं है और फिर गड़बड़ सरबर वैल्यू लिख देते हो। बी डॉट डी ए इक्वल टू बी डी ए कॉस 0, तो यहाँ पे बी कॉन्स्टेंट है बाहर कर लो, डी ए और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो हट गया। बी गिवन है 0.5 टेस्ला इंटू एरिया का, डीए का इंटीग्रल करोगे तो टोटल कितना एरिया देगा 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर स्क्वायर। भाई इस लूप का एरिया कितना है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए देगा, लो भैया लो बी और इंटीग्रेशन ऑफ ए को हम यहाँ पे ए लिख देंगे। अब सही 0.5 टेस्ला इंटू एरिया कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, ये कितना आ गया 0.5 टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी को वेबर कहते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 वेबर। समझ में आया। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है उस लूप से 0.5 वेबर। कहीं ऑप्शन में है, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर। समझ में आया। हाँ अब तुम पूछोगे कि रेजिस्टेंस क्यों दिया है 1 ओम, तो उलझाने के लिए, कि क्या करने के लिए, उलझाने के लिए। भैया उलझाती तो वो थी अपने बातों में और हम उलझते गए, है ना, और फिर ये हाल हो गई। नोट करो, जल्दी नोट करो, हम इधर बैठे हैं इरेज करने के लिए। आई हो जब से तुम जिंदगी में, कुछ भी तुम बिन गवारा नहीं। मिटाए, इरेज करें, बोलो। पहली दफा यूं ऐसे मिली तो बन गई दिल की धड़कन। चलो इरेज करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द डायमेंशंस m l t के पावर -2 a के पावर -2 बिलोंग्स टू सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या मैग्नेटिक फ्लक्स। इनमें से कौन से हैं जिसका वो डायमेंशन इस गिवन डायमेंशन के साथ मैच करेगा। यहाँ पे एक डायमेंशन क्वेश्चन
क्या है कि क्वेश्चन में एक गिवन डायमेंशन दे रखा है, डायमेंशनल फार्मूला एक दे रखा है, और हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे, कौन से ऐसा है जो इसके डायमेंशन के साथ मैच करेगा। समझ गया क्वेश्चन? भैया गिवन डायमेंशन है, ये डायमेंशन इनमें से किसके साथ मैच करेगा वो बताना है। सबका ऐसा यूनिट, सबका डायमेंशन मैं बगल में लिख दिया हूं, अपना हिसाब से देख लो कौन किसका मैच कर रहा है, उस हिसाब से अपना ऑप्शन कमेंट कर देना। सेल्फ इंडक्टेंस इसका हेनरी होता है, यहाँ पे उसका डायमेंशन है। मैग्नेटिक परमिटिविटी म्यू, इसका डायमेंशन यहाँ गिवन है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन इसका दिया है यहाँ पे। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन दिया है यहाँ पे। ये सारे डायमेंशन में से चेक कर लो कौन सा वाला मैच कर रहा है, अपने हिसाब से आंसर लगा लेना। ठीक, अब देखो ऐसा यूनिट लिख दिए हैं, यूनिट उसके खोल कर लिख दिया, उसके बनने वाला चीज कैसे बना है, ये यहाँ तक कैसे पहुंचे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं। अब सब खुद से चेक कर लो, उसके बाद में ऑप्शन खुद ही से ढूंढ के टिक लगा देना, ऑप्शन कमेंट कर देना। ठीक है, चलो नोट करो। हाँ तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 19 देखो जरा क्या है, पहले पढ़ लो क्वेश्चन फिर समझाते हैं। हाँ हट रहे हैं, रुक जाओ भैया, रुक जाओ हट रहा है। द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम पी विल बी। पूछा गया है कि हमसे ये 4 ग्राफ दिए हुए हैं, 1 2 3 4, इन चारों ग्राफ में से कौन से ग्राफ सही है जो लैम्डा वेवलेंथ और मोमेंटम पी को रिलेट करता हो, है ना। मतलब लैम्डा वेवलेंथ वर्सेस मोमेंटम पी का ग्राफ बनाना है। तो झट से पहले ये देख लो, अगर आंसर निकाल चुके हो तो कमेंट में लिख देना कि हम पहले ही निकाल लिए थे, और नहीं निकाले हो तो पहले आओ इधर समझते हैं एक चीज। क्या होता है कि लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, वेर एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, पी होता है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, लैम्डा वेवलेंथ तुम्हें पता ही है ना, डी ब्रोई वेवलेंथ यहीं से देखा गया है। तो लैम्डा जो है, एच तो कांस्टेंट होता है, ये लाइन जो है कांस्टेंट है एच, ये पूरा कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ एच कांस्टेंट है। इधर देखो एच यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम पी हो जाएगा। लैम्डा वाई एक्सिस पे दिया है, ये पी एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। बोलो सही, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब भी कहीं ऐसा ग्राफ दिख जाए कभी भी कि वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स और y वर्सेज x ग्राफ दिखाना हो, तो ऐसे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ होता है हाइपरबोलिक। द ग्राफ विल बी हाइपरबोलिक, ग्राफ विल बी हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक का ग्राफ सबको पता है ऐसे होता है, ये जल्दी मीट नहीं करेगा, एसिम्प्टोट कहते हैं इसको, बहुत आगे जाके ये मीट करेगा। तो ग्राफ विल बी हाइपरबोलिक। ऐसा फोटो कहीं मिलाओ इसमें, ऐसा फोटो इन 4 ऑप्शन में जहां मिल जाए टिक लगा देना। ये तो है नहीं, देखो उल्टा बना दिया है। इसमें कुछ था क्या कि खाली था? अच्छा हाँ, इसमें ऐसा था, तो ये भी नहीं हुआ, काट दो, ये भी नहीं हुआ। ये ग्राफ, ये फोटो मैच कर रहा है इससे, ये अपना मान लो y है, ये मान लो x है, तो ये फोटो मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन टिक हो जाएगी। चौथा तो गलत है ही है, तो ऑप्शन 3 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि अभी नहीं आया समझ में? कहीं भी तुमको दिख जाए कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, मतलब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो हाइपरबोलिक होगा, ग्राफ विल बी हाइपरबोलिक। समझ में आया? नोट करो नहीं तो मिटा देंगे इससे। ये मांग कर लाए हैं ना वहां से, कौन होता है जो बाल काटता है, उसी के यहाँ से मांग के लाए। देखो 1 2 3 दिखाए, ये देख रहे हो एकदम डस्टर है, इससे इरेज होता नहीं है, तो इधर ये है। अब इससे करो जल्दी इरेज कर दे, नोट करो, कर लिया? ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ
तो मेरा दुनिया बंद। क्वेश्चन नंबर देखो 20, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। क्वेश्चन क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज गिवन है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा गया है। तो ये तो सबको पता होगा कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जितना इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है उतना ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इनपुट है ना, एफ इनपुट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आउटपुट के बराबर। फ्रीक्वेंसी आउटपुट मतलब कि एफ आउटपुट के बराबर सेम होता है। तो ये इनपुट कितना है 60, तो आउटपुट कितना हो जाएगा। सो आउटपुट फ्रीक्वेंसी बता दो फटाक से, सेम होता है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो भी कितनी होनी चाहिए 60 हर्ज होनी चाहिए। ऑप्शन में 60 हर्ज है तो टिक लगा देंगे, नहीं तो ढूंढेंगे कहाँ गया 60 हर्ज। देखो 30-60 लिख दिया है, सेकेंडरी ऑप्शन है, लगा दो टिक। सही समझ में आया, नोट करो। मेरे इशारों पे चले, कुछ नहीं चलता मेरे इशारों पे, मेरे इशारों पे तो कुछ नहीं चलता है। मेरे इशारों पे तुम लोग नहीं चल रहे हो, बाकी क्या चलेगा मेरे इशारों पे, और सब महादेव के इशारों पे चलता है। जो महादेव करेंगे वही होगा। देखो नोट करो, दबा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेस। क्या है कि एक आइडियल गैस है। आइडियल गैस कौन सा गैस होता है, वो गैस जिसका पीवी इक्वल टू एनआरटी के बराबर होता है, ठीक। एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट, एक ही इनिशियल स्टेट से, ये है उसका इनिशियल स्टेट, ये सेम इनिशियल स्टेट। दोस प्रोसेस आर एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक। कितने प्रोसेस हैं, इन 4 ग्राफ दिया है। देखो 1 2 3 4, चारों ग्राफ में कोई एडियाबैटिक होगा, कोई आइसोथर्मल होगा, कोई आइसोबैरिक होगा, कोई आइसोकोरिक होगा। तुमको पहचानने हैं उनमें से, और बताना है द कर्व व्हिच रिप्रेजेंट द एडियाबैटिक प्रोसेस अमंग 1 2 3 एंड 4 इज, कि इनमें से कौन से कर्व, पहला कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा, चौथा, चारों में से कौन से ऐसे कर्व हैं जो एडियाबैटिक को डिनोट कर रहा है ना। चारों प्रोसेस जरा समझो, रुक जाओ, हौले हौले समझते हैं। पहले 4 में देखो क्या कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। क्या है, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। प्रेशर P से, वॉल्यूम V से। तो इसमें पहला चौथा नंबर का कर्व देखो, चौथा वाला कर्व में क्या कांस्टेंट है बताओ। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। क्यों प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि देखो डॉट 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 करोगे तो इसी लाइन पे चल रहा है चौथा। प्रेशर कांस्टेंट वाले को कौन सा बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो चौथा ग्राफ क्या हो गया, आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। पहला में देखो वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ रहा है पर वॉल्यूम जस का तस ही है। ये देखो इसी के सामने ऐसे ड्रॉ करोगे तो देखो वॉल्यूम सेम ही है, बस प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जहां पे वॉल्यूम सेम हो वो कौन सा ग्राफ हो जाता है, आइसो, बताओ। जहां प्रेशर कांस्टेंट वो आइसोबैरिक प्रोसेस, जहां वॉल्यूम कांस्टेंट वो आइसोकोरिक प्रोसेस। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। बताओ सही। अब रह गया 2 और 3 में, इनमें से कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, वो कैसे पता करें। तो देखो आइसोथर्मल का जो कर्व होता है वो एडियाबैटिक से थोड़ा कम होता है, मतलब स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्रेटर होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से। कितना होता है, ग्रेटर होता है। तो किसका स्लोप ज्यादा है, यहां से निकालो जरा, ये इसका स्लोप ये रहा, इसका स्लोप देखो ये ज्यादा तिरछा गिर रहा है, इसका स्लोप ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, है कि नहीं है भाई, इसका स्लोप ज्यादा है ना। ये देखो इसका स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा हो, अगर आइसोथर्मल ये है और एडियाबैटिक ये है तो इसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए। तो देखो ज्यादा है भी, तो इसका मतलब यही एडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल है। यहां पे लिखेंगे आइसोथर्मल, ये लिखेंगे 2 नंबर हो जाएगा अपना एडियाबैटिक। तो कौन सा कर्व एडियाबैटिक है, 2 नंबर वाला कर्व एडियाबैटिक। कैसे, तो ये देखो स्लोप ऑफ, यहां समझो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, थर्मल कर्व जो होता है वो dp अपॉन dv इक्वल टू माइनस का p बाई v होता है। कितना होता है, माइनस का p बाई v।
माइनस का P अपॉन V होता है, किसका? आइसोथर्मल का। सिमिलरली स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व जो होता है जो है ना एडियाबेटिक कर्व, वो dP अपॉन dV, यहां पे लिखोगे एडियाबेटिक, वो होता है गामा टाइम्स माइनस P बाई V के बराबर। कितना? गामा टाइम्स। तो जिसका स्लोप ज्यादा हुआ, तो जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबेटिक प्रोसेस कितना टाइम्स ज्यादा है, तो गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। हाँ ना में जवाब दो। ये माइनस P बाई V किसका था? आइसोथर्मल का था, तो गामा इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, किसका स्लोप? एडियाबेटिक का स्लोप। मतलब सेकेंड का स्लोप ज्यादा है तो सेकेंड क्या होना चाहिए? एडियाबेटिक होना चाहिए। ये थे इसके सॉल्यूशन। देखो सेकेंड है कहीं? हाँ यही है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में सेकेंड वाला नंबर का कर्व दिया हुआ है। समझ में आ गया हो तो हाँ लिख देना, ना आया हो तो दोबारा बताना, बता देंगे दोबारा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 गिवन इधर है, लिस्ट 2 गिवन इधर है, इससे इसका मैच करवाना है, यही इतना काम था। ठीक, तो कोई देखो क्या है लिस्ट 1 में, ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इधर वेवलेंथ है उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। तो एक एक करके देखो बच्चों, जैसे हम लोग मैच द फॉलोइंग बनाएंगे। ईएम रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स का कितना होता है बताओ जरा? 10⁻² मीटर में होता है। तो रेडियो वेव्स का कौन सा हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ये यहां से आया, यहां हो गया। माइक्रोवेव्स का कितना होता है वो बताओ? क्या 10⁻² होता है कि 10⁻10 की 10⁻4? बताओ, याद किए हो ना? कितना होगा माइक्रोवेव्स का? 10⁻²। तो ये रहा 10⁻² हो गया। बताओ सही। इंफ्रारेड रेडिएशन कितना होगा? 10⁻4। इंफ्रारेड रेडिएशन कितना होता है? 10⁻4। इसी के लेफ्ट तरफ तो बनता है अपना वो विजुअल स्पेक्ट्रम। तो इंफ्रारेड रेडिएशन कितना हो जाएगा? 10⁻4 हो जाएगा। अब एक्सरे कितना होगा? तो एक्सरे 10⁻10 बचा, तो ये यहां तक खींच के ले जाओ, इधर से ये। अब ऑप्शन लगा लोगे ना? ठीक, सही। एएम रेडियो वेव्स कितने? 10⁻2 में, माइक्रोवेव्स 10⁻2 में, इंफ्रारेड रेडिएशन 10⁻4 में, और एक्सरे कितना? 10⁻10 मीटर में। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 22। अब इसका 25 क्वेश्चन का पार्ट ए आज अपलोड कर देंगे। 2022 का 25 क्वेश्चन पार्ट ए में रहेगा, 25 क्वेश्चन पार्ट बी में, 2 वीडियो करके इसका सारे सोल्यूशन अपलोड कर देंगे। आप लोग जाके वहां पे पढ़िए। लेकिन पढ़ने से पहले एक काम कीजिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद खुद से सोल्यूशन ट्राई कीजिए। सॉल्व हो गया तो स्किप कर देना है वीडियो, कोई जरूरत नहीं देखने की वीडियो को। ना सॉल्व हो तब जाके सोल्यूशन देखे, पहले ही सोल्यूशन ना देखे। पहले सोल्यूशन देखने से क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, या तुम्हारा कुछ प्रोसेस, थॉट प्रोसेस ही नहीं जनरेट होगा, है ना? पहले खुद से करके देखो, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो जाओगे देखने। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्राई किया जाता है। जो ना सॉल्व हो, या जो मैं अभी नहीं बताया हूं, जो जिसका वीडियो अपलोडेड नहीं है, अगर वहां तक आप सॉल्व कर चुके हैं तो हमसे डाउट पूछ सकते हैं, पीछे का आगे का कहीं का भी डाउट पूछ सकते हैं। चाहे नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, किसी और का भी क्वेश्चन है, बस फिजिक्स से रिलेटेड डाउट्स हमसे आगे पूछ सकते हैं, वैसे ही अपलोड कर देंगे। नल्ले बैठे काम ही क्या है मेरा, सुबह से उठ के यहीं रहते हैं बोर्ड के पास और गाना सुनते हैं, बस इतना ही काम है। नोट करो, जल्दी नोट करो, फिर आगे भी बढ़े और काम है। पढ़ता विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 23 देखो जरा। नीट यूजी 2022 का, जब से नीट का वो आया है, न्यूज आया है, तब से बच्चे परेशान हो गए हैं। पर कोई बात नहीं, आपदा को अवसर में बदलो और पढ़ाई करते रहो। देखो और ऐसे तुम कोई क्वेश्चन पूछ भी सकते हो कमेंट में आके, अगर कोई डाउट्स है तुम्हारा, अगर दिक्कत हो रहा है कोई टॉपिक में भी अगर डाउट है तो पूछ लो, हम वो टॉपिक भी समझा देंगे, बोर्ड पे अपलोड कर देंगे, देख लेना वहां से। हमारा काम ही क्या है, बैठे बैठे यही सब करते रहेंगे, है ना? The displacement time graphs of two moving particles makes an angle of 30 degree and 45 degree with the x-axis। कह रहा 2 मूविंग पार्टिकल है, उन दोनों मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ गिवन है। डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे है, डिस्प्लेसमेंट किस पे है? y एक्सिस पे, टाइम किस पे है? x एक्सिस पे प्लॉट किया गया है। हमसे पूछा है दोनों का रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको पार्टिकल 1 नाम रख दे रहे हैं हम खुद से। जो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको हम सेकेंड पार्टिकल कह दे रहे हैं।
ठीक। और सबको पता है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालो, dx अपॉन dt क्या देता है, जोर से बोल दो, वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी। और ये dx अपॉन dt क्या होता है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। बोलो सही, हाँ। तो dx अपॉन dt v देता है, और ये किसके बराबर होता है, dx अपॉन dt किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ का। स्लोप को हम एक और तरीके से कैसे लिखते हैं, तो स्लोप इक्वल टू हम ऐसे भी लिखते हैं, इंप्लाई दैट स्लोप m से डिनोट करते हैं, वो होता है tan थीटा के बराबर। बताओ सही। तो क्या हम v इक्वल टू सीधा tan थीटा लिख दें, तो v इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। यहाँ इस केस के लिए समझना, ये हमेशा v इक्वल टू tan थीटा नहीं होता है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए हमको यहाँ पे तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। ये लिखो dx अपॉन dt, यहाँ पे लिखेंगे v, स्लोप m से डिनोट करता है, जिसको tan थीटा कहते हैं। सिंपल है। पार्टिकल 1 का स्पीड कैसे निकलेगा, तो पार्टिकल 1 का स्पीड निकालना है तो इसका स्लोप देख लो, तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ xt ग्राफ देता है वेलोसिटी, और इसका स्लोप हम tan थीटा से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ना कोई फंक्शन ऑफ x दिया है जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, सीधा एक स्लोप बना के दे दिया गया एंगल से। तो tan थीटा निकाल लेंगे हम। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस कारण से हम देखेंगे v1 is to v2 अगर निकालना है तो हम लिखेंगे 1 is to √3। ये हो गया अपना आंसर, 1 is to √3। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कहानी खत्म। बताओ सही, समझ में आया, तो नोट करो, और नोट करो, जल्दी नोट करो, फिर आगे भी क्वेश्चन बताने हैं हमको। जल्दी लिखो। हौले हौले से मेरे जिंदगी में आना, हौले हौले से दिल को चुराना। जैसे ही नीट खत्म होगा 21 जून को, 22 जून से फिर से एचसीवी का सोल्यूशन आ जाएगा, और एचसीवी के साथ साथ पाथ फाइंडर भी बताएंगे हम। बहुत कॉन्सेप्चुअल बुक है वो। मैं इरेज करें, मैं बताओ, पढ़ाते पढ़ाते खोपड़े के बाल चले गए मेरे। देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 24 देखो जरा। In Young's double slit experiment, a student observes 8 fringes in a certain segment of screen. एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ स्क्रीन में 8 फ्रिंजेस ऑब्जर्व किया गया है। When a monochromatic light of 600 नैनोमीटर is used, कब, जब वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना यूज किया गया था, 600 नैनोमीटर का। If the wavelength of light is changed into 400 नैनोमीटर, अगर वेवलेंथ बदल दिया, चेंज कर दिया गया, 600 हटा के 400 वेवलेंथ वाला लाइट ले आया है, तो कितना नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगे, उतना ही दूरी में, इन द सेम रीजन ऑफ स्पेस, है ना, सेम रीजन ऑफ स्क्रीन पे कितना ऑब्जर्व करेगा। ये है क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन समझो, अब वो उधर भूल जाओ, हम जो बता रहे हैं वो सुनो। क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट है, वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है ना, चालू किया है। 600 नैनोमीटर का लाइट लिया था वो, और उस लाइट से जब वो एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया तो देखा कि कुछ सर्टेन रीजन ऑफ स्क्रीन में 8 फ्रिंजेस दिख रहे हैं उसको। कितने, 8 फ्रिंजेस दिख रहे हैं। तो वो सर्टेन रीजन कितने हो जाएंगे स्क्रीन का, हम खुद से जेड मान लेते हैं कि मान लो इतना दूरी में, जेड दूरी में, जेड डिस्टेंस में 8 फ्रिंजेस हैं। तो जेड डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, 8 इंटू फ्रिंज विथ, एक का फ्रिंज विथ। तो एक का फ्रिंज विथ कितना होता है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी होता है। भाई फ्रिंज विथ, एक फ्रिंज का विथ कितना होता है, लैम्डा डी अपॉन डी। वो 8 फ्रिंज विथ ऑब्जर्व कर रहा है जेड दूरी में, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इतना स्पेस में, जेड स्पेस में 8 फ्रिंज विथ ऑब्जर्व कर रहा है, और एक फ्रिंज का फ्रिंज विथ है लैम्डा डी अपॉन डी, तो इसका मतलब 8 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू, इस कारण से हम लिखेंगे सो जेड इक्वल टू 8 लैम्डा डी अपॉन डी। इसको बना लो इक्वेशन 2। मुझे क्या है, ये होता है फ्रिंज विथ, एक फ्रिंज का विथ इतना है, तो 8 फ्रिंज का विथ कितना हो जाएगा, 8 लैम्डा डी अपॉन डी। और वो किसके बराबर, जेड के बराबर, किसी, क्योंकि इतना ही दूरी में वो ऑब्जर्व किया है 8। कब, जब लैम्डा 600 था, ठीक। अब वेवलेंथ को बदल दिया गया है कितने से, 400 नैनोमीटर से। डिस्टेंस वही रखा है स्क्रीन और उसके बीच में, स्लिट के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट भी डी सेम ही है, बस वेवलेंथ बदल दिया। अब वेवलेंथ लैम्डा हटा के लैम्डा डैश कर दिया, लैम्डा हटा के लैम्डा डैश कर दिया, तो पूछा यहाँ पे कितने होंगे, कितने, एन मान लो कि एन ऑब्जर्व होगा उसी दूरी में। क्या लिखा है, इन द सेम रीजन ऑफ स्क्रीन, उतना ही दूरी में कितने ऑब्जर्व होंगे। तो फिर से जेड इक्वल टू, मान लो इस बार एन ऑब्जर्व होगा, लैम्डा डैश
डी अपॉन डी हो जाएगा, सिंपल। बोलो सही भाई। ये ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ था जब कितना वेवलेंथ लैम्डा लिया गया था। अब फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, तो बीटा डैश हो जाएगा लैम्डा डैश डी अपॉन डी। बोलो सही। अब फ्रिंज विड्थ बदल गया ना, लेकिन कितने फ्रिंज विड्थ आएंगे, तो एन आएंगे, तो एन लैम्डा डी अपॉन डी लिख दे। दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से आएगा 8 लैम्डा डी, 8 लैम्डा डी, अरे यार 8 लैम्डा डी अपॉन डी इक्वल टू एन लैम्डा डैश डी अपॉन डी। सॉल्व करो, यहां से डी से डी काटो, डी से डी काटो, तो यहां निकल के आएगा लैम्डा डैश इक्वल टू 8 लैम्डा। तो सो एन इक्वल टू 8 लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, जो कि आएगा अपना कितना 12, क्योंकि लैम्डा है 600 और लैम्डा डैश है 400। समझ में आया? लैम्डा है 600, लैम्डा डैश है 400, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। n इक्वल टू 12 फ्रिंज विड्थ उतना ही दूरी में देखने को मिलेगा। 12 ऑप्शन है, टिक लगा दो आंसर। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 25 देखो जरा क्या है। द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू, पीक वोल्टेज एसी सोर्स में पूछा गया। तो देखो सबको याद होगा कि आई नॉट वी आर एम एस जो होता है वो वी नॉट बाई रूट 2 होता है। बताओ सही यही होता है ना। तो हमसे पूछा गया था पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू, तो पीक वोल्टेज ये होता है, इसी वी नॉट को पीक वोल्टेज कहते हैं, पीक वोल्टेज। तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 2 टाइम्स इंटू वी आर एम एस। हमसे यही पूछा गया है कि पीक वोल्टेज कितना है ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स, क्योंकि ये वीआरएमएस है तो वीआरएम है ना, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स, तो वीआरएमएस इंटू रूट 2, तो ये पीक वोल्टेज हो जाएगा। बताओ सही, समझ में आया? वी नॉट इक्वल टू रूट 2 टाइम्स वीआरएमएस, तो हमसे मिल गया रूट 2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स। बताओ समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था एक छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 25। अब ऐसे ही आगे बढ़ते चलो। अच्छा खासा पढ़ा रहे थे एचसी वर्मा सर की सोल्यूशन, बीच में रीनीट आ गई तो फिर से शुरू कर दिए। समझे कि नहीं? चल ही रहा था, एचसी वर्मा सर की फिजिक्स का सोल्यूशन चल ही रहे थे, कर ही रहे थे। पाथ फाइंडर मंगवाए थे, उसका भी सोल्यूशन करने वाले थे कल से। तो फिर एनटीए का वो आ गया कि भैया रीनीट होगा, अब नीट कैंसिल हो गया। विद्यार्थियों के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं। अगर विद्यार्थियों के साथ खेलना सीखना है तो इनसे सीखे, इनसे बेहतर कोई नहीं खेलता। दिस इज नॉट योर स्कूल टेस्ट एग्जाम, पता नहीं क्या लिख के दिए थे। खैर छोड़ो, हमको क्या, हमारे हाथ में पावर ही नहीं है। पावर होता तब तो हम तुम्हारे लिए कुछ करते हैं।